उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति देशिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। स्पष्ट कही गई बात तो हर कोई समझ लिया करता है, पर सच्ची बुद्धिमत्ता वहां प्रकट होती है जहां बिना कहे संकेतों और सूक्ष्म भावों को भी समझ लिया जाए। वस्तुतः नए विचार वही व्यक्ति विकसित कर पाता है जो परिस्थितियों, आवश्यकताओं और लोगों के मनोभावों को गहराई से समझ सके। अतः वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल सुनने में नहीं, बल्कि अनकहे को भी समझने और उसे रचनात्मक दिशा देने में निहित है। जी हाँ, प्रातःकाल की पावन वेला केवल दिन का आरंभ नहीं हुआ करती, बल्कि यह निश्चय ही नवचिंतन, नवसंकल्प और नवजीवन का भी उद्घोष हुआ करती है। और इसी शुभ प्रभात में सुप्रभातम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों से समन्वित विशेष प्रस्तुतियों को। स्वागत, सत्कार व सादर नमस्कार के साथ मैं नारायण दत्त मिश्र प्रस्तुत हूँ सुप्रभातम के आज के नवीन अंक को लेकर। क्षणेन क्षणमायाति कालः सर्वहरः सदा तस्मात् जाग्रता भावेन प्रारभामहे दिनमिह। अर्थात समय निरंतर आगे बढ़ता है और सब कुछ परिवर्तित कर दिया करता है, अतः जागरूक होकर दिन का आरंभ करना चाहिए। तो आइए इसी भाव के साथ आरंभ करते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन के हर लक्ष्य को केवल इच्छा से नहीं, बल्कि प्रयास और परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारा दृष्टिकोण और कार्य करने की शैली ही हमारी सफलता का निर्धारण करती है। जब हम उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्य आरंभ करते हैं, तब मार्ग स्वयं सरल प्रतीत होने लगता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कर्म और पुरुषार्थ को विशेष महत्व दिया गया है। विशेष रूप से आचार्य चाणक्य ने जीवन के लिए अनेक उपयोगी सूत्र प्रदान किए हैं। उनके सुभाषितों में नीति, प्रेरणा और व्यावहारिक ज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में प्रस्तुत है एक ऐसे ही समन्वयक व प्रेरक सुभाषित हमारे दूसरे प्रभाग सुभाषितम में। प्रभूतं कार्यमल्पं वा यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते। चाहे कार्य बहुत बड़ा हो या छोटा, जिसे मनुष्य करना चाहता है, उसे पूर्ण समर्पण तथा नए उत्साह के साथ करना चाहिए। यही एक गुण सिंह से सीखने योग्य है। Whether a task is great or small, whatever a person wishes to accomplish should be carried out with complete dedication and renewed enthusiasm. This is the one quality that ought to be learned from a lion. और सुभाषितम की प्रस्तुति के बाद अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी विशेष प्रस्तुति का। श्रद्धा व भक्ति के साथ आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा की अनन्य विशेषता रही है। और इसी क्रम में हमारे सनातन धर्म में पूजा, अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों में कलश की स्थापना को अत्यंत विशेष स्थान प्राप्त है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। भारतीय संस्कृति में कलश को सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि साक्षात देवस्वरूप स्वीकारा गया है। गृह प्रवेश हो या नवरात्र का पर्व, हर मांगलिक उत्सव का आरंभ इसी पावन कलश स्थापना से होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता को आज हम कलश स्थापना के आध्यात्मिक और इसके वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जान लेते हैं हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य बिना कलश के अधूरा है। चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह हो
या नवरात्र का पावन पर्व। कलश की स्थापना शुभ कार्यों की पहली सीढ़ी है। किसी भी शुभ कार्य में कलश की स्थापना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हैं। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार कलश केवल एक पात्र नहीं, यह स्वयं में साक्षात देव स्वरूप ही है। वैदिक वाङ्मय में, विशेष रूप से पुराणों में, कलश का वर्णन प्राप्त होता है। कलश की महत्ता को मूलतः इस दिव्य श्लोक से समझा जा सकता है। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में महादेव और मूल में ब्रह्मा का निवास कहा जाता है। इसके मध्य भाग में दैवीय मातृशक्तियां विराजमान कही जाती हैं, यानी एक कलश में त्रिदेव और ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती हैं। कलश की उत्पत्ति के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक समुद्र मंथन से संबंधित है। इसके अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीने के लिए विश्वकर्मा ने कलश का निर्माण किया। मंदिरों में प्रायः कलश शिवलिंग के ऊपर स्थापित होता है, जिससे निरंतर जल की बूंदें शिवलिंग पर पड़ती रहती हैं। अध्यात्म की दृष्टि से कलश पूर्णता का प्रतीक है। जब कलश जल से संपूर्णतः भरा होता है, तब वह मनुष्य को संदेश दिया करता है कि उसका मन भी ज्ञान और करुणा से लबालब भरा होना चाहिए। इसके ऊपर रखा नारियल मनुष्य के अहंकार के त्याग और आम के पत्ते निरंतर विकास और समृद्धि के प्रतीक कहे जाते हैं। समग्रता से कहें तो ये सभी साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करने का काम किया करते हैं। वस्तुतः कलश की स्थापना मुख्य रूप से नवरात्र, दीपावली, गृह प्रवेश व विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के आरंभ में की जाती है, ताकि संबद्ध कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। भारत विविधताओं का देश है और यही विविधता कलश के अनेक रूपों द्वारा भी झलकती है। जहां पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कलश को मंगल घट कहा जाता है, वहीं दुर्गा पूजा के समय मिट्टी के घट पर सिंदूर से शक्ति की आकृति बनाई जाती है, जो साक्षात दिव्यता के प्रतीक के रूप में समादृत है। इसी तरह महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन लकड़ी के डंडे पर तांबे का उल्टा कलश रखकर गुड़ी सजाई जाती है, जो विजय और समृद्धि का सूचक है। दक्षिण भारत में कलश को कुंभम कहा जाता है, जहां मंदिरों के शिखर पर स्थित स्वर्ण कलश न केवल सुंदरता बढ़ाया करते हैं, बल्कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा के कारण भी बनते हैं। गुजरात में तो नवरात्र में मिट्टी के छिद्रित कलश में दीप जलाकर गर्भों की स्थापना होती है, जो गर्भ और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। कलश स्थापना में सामान्यतः तांबे या मिट्टी के पात्र का उपयोग होता है। तांबा जल को शुद्ध करता है और इसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त कलश में डाले गए पंचरत्न, सुपारी और अक्षत जल की क्षारीयता को संतुलित करने का काम करते हैं। साथ ही आम या अशोक के पत्ते घर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पूजा स्थल का वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। निश्चय ही हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने कलश के रूप में धर्म और विज्ञान का एक अद्भुत संगम हमें सौंपा है। यह श्रद्धा का केंद्र भी है और सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस भी। तो अगली बार जब आप कलश स्थापना करें तो याद रखिएगा कि आप केवल पूजा नहीं कर रहे, बल्कि अपने परिवेश में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस विशेष रिपोर्ट के बाद सुप्रभातम में अभी समय हो गया है कल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं।
पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागत है। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है और निरोगी शरीर में ही सुख का वास होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी प्रसन्न और सक्रिय बना रहता है। आधुनिक जीवन शैली में स्वास्थ्य की अनदेखी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन में संतुलन और अनुशासन बनाए रखें। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग व आयुर्वेद को स्वास्थ्य के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इनसे ही संबद्ध महत्वपूर्ण सूत्रों को जानने के लिए प्रस्तुत है हमारा विशेष प्रभाग योग 360। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सोचिए कि हर सुबह अगर आपकी बॉडी खुद ही डिटॉक्स हो जाए तो आप कितना फ्रेश और हेल्दी महसूस करेंगे। आज का ये सेगमेंट आपकी हेल्थ के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे आसान तरीके जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे नेचुरली। आजकल हमारा लाइफस्टाइल अनियंत्रित हो गया है। प्रदूषण, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी जैसे कई तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व जमा होने लगते हैं। हमारा शरीर अद्भुत तरीके से अपनी सफाई खुद ही करता है। लिवर, किडनी, त्वचा और पाचन तंत्र लगातार शरीर को साफ करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब गलत खान-पान और अनहेल्दी आदतें बहुत अधिक हो जाएं, तो शरीर की प्राकृतिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। यदि स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करना है तो आवश्यक है कि अपने शरीर को डिटॉक्स किया जाए। शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, आपको थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो चिंता मत कीजिए, ये आसन कीजिए। टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करके बीमारियों के खतरे को दूर कीजिए। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, यानी पेट से यानी डायफ्राम का इस प्राणायाम में उपयोग होता है। ओके, तो देखिए कैसे करना होता है। मैंने पेट पे हाथ रखा है कि आपको पता चले, इसलिए एक 10 स्ट्रोक करके इस तरह से रुक जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, रेस्ट कर लें, फिर दूसरा स्ट्रोक। इसके बाद एक दूसरा प्राणायाम जिसे कहते हैं शून्य प्राणायाम, यानी शून्य की स्थिति। शून्य यानी जीरो, जहाँ कुछ नहीं बचा उसको कहते हैं शून्य, जीरो हो गया। तो हम सांस जितना लेते हैं उससे डबल बाहर निकाल करके
और उससे भी थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक पेट को अंदर खींच करके बिना श्वास के रुकते हैं शून्य की स्थिति में। तो आइए करते हैं। पहले देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये मैंने किया क्योंकि करते समय मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया। आपने देखा मैंने श्वास थोड़ी लिया, फिर श्वास पूरा एक्सेल किया, पेट पूरा अंदर चला गया, पेट पूरा अंदर जाकर के फिर वहाँ रोक के रखा थोड़ी देर तक, बिना श्वास के रुके रहा, फिर धीरे धीरे श्वास मैंने लिया और पेट बाहर आया। इस तरह से दोनों प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। भारीपन छोड़ो, हल्कापन अपनाओ। आहार में करके ये बदलाव, बॉडी को करो डिटॉक्स, हर रोज नई एनर्जी पाओ। आयुर्वेद के अनुसार डिटॉक्स का फोकस 2 चीज़ों पर अवश्य हमको करना चाहिए। नंबर 1, हमारी जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो भी बहुत सारे टॉक्सिन्स को नष्ट करती है। दूसरा, आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि टॉक्सिन्स का मतलब होता है आम। आम क्या होता है? जो खाना हमारा ठीक से नहीं पचता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे एक विषैला तत्व बनता है जिसको आम बोलते हैं। ये आम जो है हमारे बॉडी में जगह जगह जाकर के जमा हो जाता है। तो इसको डिटॉक्स करने के लिए एक सिंपल आम पाचक फार्मूला आप बना सकते हैं। अपनी रसोई में आपके जीरा, धनिया, सौंफ और सौंठ, 4 चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में आप ले लीजिए। इनका चूर्ण मिक्स कर लीजिए। ये चूर्ण जो बनता है, इसको खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से आपको लेना है। एक डिटॉक्स वाटर भी हम इसी तरह बनाते हैं। 1 लीटर पानी, उसमें आप डालिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा ताज़ा अदरक कूट करके डाल दीजिए। अच्छी तरह से उबालिए। इसको छान करके एक थर्मस में भर के रख लीजिए और दिन भर थोड़ा 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 उसको चाय की तरह से आप पी लीजिए। वो भी आपके आम को भी पचाएगी, अग्नि को भी तेज़ करेगी। दूसरा, इसके साथ साथ मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नींबू डाल करके पीने से भी बॉडी डिटॉक्स होता है। और सबसे अच्छी जो है आयुर्वेद में एक डाइट जो है वो है खिचड़ी डाइट। यदि आपको प्रॉपर डिटॉक्स करना है बॉडी का, 3 दिन तक केवल आप खिचड़ी डाइट पर रहें। वो भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं खानी है, थोड़ी सी खिचड़ी सुबह, दोपहर, शाम उसको सेवन करें। 3 दिन की खिचड़ी डाइट कर सकते हैं, 5 दिन की भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ता के भी खिचड़ी डाइट पर रहते हैं। बहुत अच्छा डिटॉक्स इससे होता है। साथ में दिन भर थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें ताकि हमारी अग्नि जो है वो स्लो ना हो। एंड मेक श्योर जब आप डिटॉक्स में होते हैं तो फ्राइड चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज या कोई भी गरिष्ठ भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। टॉक्सिन्स को दूर भगाएं, ऊर्जा को वापस लाएं। इन आयुर्वेदिक उपायों से डिटॉक्स करें बॉडी, ग्लोइंग स्किन और परफेक्ट हेल्थ पाएं। आज के युग में टॉक्सिन्स तो शरीर में भर ही जाते हैं, मन में तो है ही, शरीर में भी होते हैं। तो शरीर को तो हम डिटॉक्स करें पहले, और उसके लिए डिटॉक्स काढ़ा इतना पी ही लेना चाहिए। जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, इसको बस पानी में उबाल कर और उसका पानी जरा सवेरे पी लें, काफ़ी फायदा होगा डिटॉक्स करने में हमारे अमुक अवयव। मन को क्वाइट रखने के लिए, मन को डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है कि जरा 10 मिनट शांति से सबसे दूर बैठ जाए और विचार करना बंद करें। बहुत सोचने में टॉक्सिन बढ़ते हैं, सोचना बंद करें। तीसरा, कोशिश ये रहे कि हम प्रकृति के साथ में संबंध जोड़ें, पेड़ पौधों के बीच में रहें तो अच्छे विचार ही आएंगे। फूल पौधों को देखने में मधुरता आती है, अंदर सुंदर महसूस होता है हमें, और इसीलिए कोशिश ये सब रहे कि हम ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें और हम देखेंगे कि हमारा बॉडी भी शुद्ध और स्वच्छ ही होता रहेगा। तो आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव कीजिए और अपने शरीर को डिटॉक्स कर उसे स्वस्थ बनाइए। तो आज आपने जाना भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास,
भस्त्रिका प्राणायाम टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने में उपयोगी है। शून्य प्राणायाम का नियमित अभ्यास ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर करता है। नियमित योग अभ्यास करना शरीर को डिटॉक्स करने में उपयोगी है। जीरा, धनिया, सौंफ और सौंठ का चूर्ण बनाकर गुनगुने पानी के साथ लें। पानी में जीरा, सौंफ, धनिया पाउडर और अदरक उबालकर उसे दिन भर थोड़ा थोड़ा पिएं। सुबह 1 ग्लास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर पिएं। कम मात्रा में खिचड़ी खाएं। डिटॉक्स करते समय चाय, कॉफी व मांसाहारी आहार का सेवन न करें। नीम, गिलोय और हल्दी का काढ़ा सुबह पीना उपयोगी है। डिटॉक्सिफिकेशन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। शरीर के साथ साथ मन को भी डिटॉक्स करना आवश्यक है। इसके लिए 10 मिनट शांति से अलग बैठ जाएं। प्रकृति के बीच में कुछ समय अवश्य बिताएं। टॉक्सिन्स को कहें बाय, कमजोरी भी चली जाए। अपना के नेचुरल डिटॉक्स, मिलेगी फ्रेशनेस और हेल्थ, एनर्जी भी रहेगी हाई। अगर टॉक्सिन्स को करना है आउट ऑफ एक्शन तो आप भी कीजिए नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जब बुद्धि का विकास होता है तभी जीवन सार्थक बनता है और कहते भी हैं कि ज्ञान ही सभी सिद्धियों का आधार है। तो इसी संदेश के साथ सुप्रभातम में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह सोमवार को पुनः मिलेंगे नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और भारतीय ज्ञान परंपरा आदि से जुड़ी नई प्रस्तुतियों के साथ। पर अभी हम आपको छोड़े जाते हैं संस्कृत पाठशाला की पुनरअभ्यास वाली कक्षा के साथ। हमें दीजिए अभी अनुमति। नमो नमः। नमस्कारः, स्वागतमस्तु भवतां सर्वेषाम् एतस्याम् अभिनवायां संस्कृत कक्षायां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा के समय, विशेष रूप से ट्रेन से यात्रा करते समय किसी यात्री से किए जाने वाली बातचीत में प्रयोग में आने वाले वाक्यों के कुछ अंशों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। आइए देख लेते हैं आज के वाक्यों को। यदि हमें पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। मैं वाराणसी जा रहा हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। आप किस ट्रेन से जा रहे हैं? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। यदि वाक्य हो मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूं तो कहेंगे अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। यदि वाक्य कहना हो मैं तो शिव गंगा ट्रेन से जाऊंगा तो संस्कृत में बोलेंगे अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। टिकट मिल गई? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। टिकट के लिए संस्कृत में यात्रा चिटिका या केवल चिटिका इस पद का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य हो टिकट कहां से खरीदूं तो कहेंगे यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। जल्दी आओ गाड़ी निकल जाएगी। यदि इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत्। शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत्। अभी अभी एक ट्रेन गई। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अधुना एव एकम रेलयानम गतम। अधुना एव एकम रेलयानम गतम। यदि वाक्य कहना हो गेट से हटो तो संस्कृत में कहेंगे द्वारात् अपसर। द्वारात् अपसर। मैं आपके पास बैठता हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि।
जरा एडजस्ट कर लें। यदि ये वाक्य हो तो कहेंगे किंचित समंजनम करोतु, किंचित समंजनम करोतु। वाक्य यदि कहना हो ट्रेन कब जाएगी तो संस्कृत में कहेंगे रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत, रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत। समय तो 6 बजे का था। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्, प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। यदि वाक्य हो ट्रेन में व्यवस्था अच्छी है तो संस्कृत में कहेंगे रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति, रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। यदि वाक्य कहना हो जल्दी उतरिए तो संस्कृत में कहेंगे शीघ्रम अवतरतु, शीघ्रम अवतरतु। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति, यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। ट्रेन नंबर क्या है तो कहेंगे रेलयानस्य संख्या का, रेलयानस्य संख्या का। मित्रों, इन वाक्यांशों को आप भी अपनी किसी यात्रा के समय प्रयोग कर सहयात्रियों की प्रतिक्रिया जान सकते हैं। इससे 2 लाभ होंगे, एक तो आपका अभ्यास हो जाएगा और किसी अन्य को भी आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित कर सकेंगे। आज के सत्र के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में कुछ और वाक्यों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः।